हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत। तो आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल और टुडेज टॉपिक इज़ बायोनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम देख चुके हैं, हम दो फार्मूले स्टडी कर चुके हैं अभी तक। a + b टू द पावर n वाला फार्मूला हमने स्टडी किया हुआ है। ओके, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पॉजिटिव इंटीजर वाला और अगर ये नेगेटिव इंटीजर है वो भी अभी तक स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम उसके न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये टाइप नंबर 1 में, ये टाइप नंबर 1 है हमारा, टाइप नंबर 1, जिसमें हम इस फार्मूले के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। एक्सपेंशन फार्मूला a + b टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बराबर। अभी लेट्स स्टार्ट, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यूपी 2001 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है दी कोएफिशिएंट, अभी पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा समय की कमी की वजह से। कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, coefficient of middle term in the expansion of 1 + x to the power 10 इच। ठीक है, बराबर। हाँ, मैं अपने पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में भी आपको बोल चुका हूँ कि शॉर्टकट फार्मूलेज बहुत है। जितने भी बुक्स आप रेफ़र कर लो, जितने नोट्स आप रेफ़र कर लो, मैक्सिमम जगह पे एक ही है कि आपको JEE में अच्छा स्कोर करना है। बहुत सारे शॉर्टकट फार्मूलेज है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जितने ज़्यादा फार्मूले पे फोकस करोगे उतना आपका कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। आपको वो नहीं करना है, हमें सिर्फ वही फार्मूलेज फोकस करना है जो यूनिवर्सल है। जो सिर्फ 10 चीज़ों के कंडीशन में फार्मूले लग रहे हैं वो नहीं करना है हमको यूनिवर्सल फार्मूले से ही। तो अपने ट्यूशन का मोटो ही वही है, यूनिवर्सल चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, मतलब फार्मूले की जो नंबर्स है वो कम हो जाता है। अगर आप जैसे अभी बायोनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर की आप बात करोगे तो इसमें हमने एक चीज़ देखा हुआ है कि बायोनोमियल एक्सपेंशन में हमने उन्हीं फार्मूले पे फोकस किया है जो यूनिवर्सल है। ठीक है, अभी कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, अभी सबसे पहले जैसा अगर इसको हमने एक्सपांड किया 1 + 10 टू द पावर 1 + x टू द पावर 10 को अगर हमने नॉर्मल मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसा होगा। 1 + x का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर टू द पावर 5, फिर 1 + x का स्क्वायर, तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। तो इसके लिए हम इसको बायोनोमियल एक्सपेंशन फार्मूले से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने आपको एक जनरल टर्म, इसको एक्सपांड करने के बाद आपको टर्म मिलेंगे ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो एक जनरल टर्म का हमने फार्मूला आपको लिख के दिया है। ठीक है, दैट इज़ T फॉर टर्म, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, दैट इज इक्वल टू NCR इंटू A मतलब फर्स्ट टर्म एंड B मतलब सेकंड टर्म, A टू द पावर n - r इंटू B टू द पावर r। बस आपको यही एक फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से आप हज़ारों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मिडल टर्म, लास्ट टर्म, जितने भी टर्म वाले प्रॉब्लम हैं वो सब इसी एक ही फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बराबर। अभी हमें क्या पूछा गया है, मिडल टर्म, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मिडल टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसका एक्सपेंशन इंडेक्स n कितना है, 10, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसमें, नंबर ऑफ टर्म विल बी n + 1 दैट इज़ 10 + 1, वो 11 टर्म्स होंगी। मतलब जैसे x + y को हम एक्सपांड करते हैं तो ये क्या आता है, x² + 2xy + y²। तो यहाँ पे 2 है तो टर्म कितनी होगी, 3, तो वैसे यहाँ पे 10 है तो टर्म कितनी हो जाएगी, 11। अब आपको MCQ पैटर्न में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट 11 रफ में ही करना है, आपको फटाफट कर सकते हो। अभी मैं आपको समझा के बता रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेलिंग दे रहा हूँ। ठीक है, बराबर, ये हो गया 11। तो अब 11 चीज़ है तो 11 का मिडल टर्म कितना होगा, ये ऑड नंबर है ना, ये जो है दिस इज़ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर होने की वजह से यहाँ पे, जैसे भी ये ऑड नंबर है, 1 2 3 ऑड नंबर है, तो बराबर ऑड नंबर में एक मिडल टर्म निकलता है। अगर ये इवन नंबर होगा तो 2 मिडल टर्म निकलेगा। तो ये ऑड नंबर है, देयरफॉर सिंगल मिडल टर्म, सिंगल मिडल टर्म। और वो सिंगल मिडल टर्म कौन सी होती है, वो होती है n/2 + 1, ये उसकी मिडल टर्म होती है, बराबर, n/2 + 1।
ठीक है, बराबर। हाँ, मतलब इसके आधा। हाँ, n/2 + 1 मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 10, 10/2 5, 5 + 1 मतलब ये हो गया आपका 6 नंबर वाला जो टर्म रहेगा वो रहेगा मिडल टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यहाँ पे r+1 है, सॉरी, r+1 की जो वैल्यू होगी हमारी, r+1 की वैल्यू होगी आपकी 6। तो 6 नंबर की टर्म जो है इसके एक्सपांशन, इसका जो एक्सपांशन होगा 6 नंबर की टर्म हमारी मिडल टर्म होगी। तो r+1 की वैल्यू 6 होगी, तो r की वैल्यू 5 होगी। 6 इधर जाने के बाद 6 - 1 5। ओके, n की वैल्यू प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a, फर्स्ट टर्म 1, ये होगी हमारी a की वैल्यू, और b की वैल्यू होगी हमारी x। ठीक है, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 में सब वैल्यू पुट करो तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, 6 टर्म, r+1 की वैल्यू 6, n की वैल्यू कितना है आपका, n की वैल्यू 10, c r का वैल्यू 5, ओके, इंटू a टू द पावर 1 टू द पावर n - r 10 - 5। अभी मैं लिख लेता हूँ डिटेलिंग आपको, लेकिन जब आप फाइनल करोगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। b की वैल्यू x, r का वैल्यू 5। ओके, सो द फाइनल आंसर T6 इज इक्वल टू, अभी 10C5, 10C5। तो आपको कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, JEE या बोले CET बोलो, कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। अदरवाइज 10C5 को अगर हम लिटरली खुद सॉल्व करके बैठे हैं तो इसका कैलकुलेशन करने में समय जाता है। तो इसलिए आपको कॉम्बिनेशन का जो दूसरा जो ओरिजिनल फार्मूला है वो आपको याद रखना है, NCR। मैं कॉम्बिनेशन पे आपको पढ़ा चुका हूँ इसके पहले। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे n चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, उसमें से r चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। NCR, n ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल टू यू, r यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, बराबर। तो NCR इज इक्वल टू, ये है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। ये आपका कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ये आपको याद करना है। ठीक है, हाँ, अब ये 10C5, 10C5 मतलब ये होगा आपका फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 - r, r की वैल्यू 5, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5, r की वैल्यू 5, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5। 1 का पावर कितना भी रहे आंसर 1 ही आने वाला है, x टू द पावर 5। तो आप अभी ये इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना वो कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा नहीं होता। अगर सॉल्व करना है तो अब इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 10 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए ना। तो कैलकुलेशन करने को समय लगता है, तो इसके जो ऑप्शंस मेरे सामने है उन ऑप्शंस में ये कैलकुलेशन वाले ऑप्शंस नहीं है, हो गए भी नहीं कभी, इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर इंटू x टू द पावर ऑफ 5। हमें क्या पूछा है कि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। अब ये होगी मिडल टर्म, ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया उसका कोएफिशिएंट। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आप एक बार देख लो, कुछ डिफिकल्टी आती है तो पूछो। ठीक है, अब इसमें वेराइटी बहुत आ सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, बस चेंज होते जाता है। तभी इसके जो मिडल टर्म वाले इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स है मैं वो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोसीजर ध्यान में रखना, प्रोसीजर को फॉलो करना। एक प्रॉब्लम 2-3 बार, जैसे आपने एक बार इसको देख लिया फिर बिना देखे ऐसे करो इसको, तो अल्टीमेटली और रजिस्टर पे लिखो। सिर्फ ऐसा हिस्ट्री के जैसा वीडियो पढ़ो मत,
रजिस्टर लो, रजिस्टर पे पूरे प्रॉब्लम करके देखो। जब आप खुद करके देखोगे तो आपकी डिफ़िकल्टीज आपको क्रिएट होगी, डिफ़िकल्टी क्रिएट हुई फिर से वीडियो रिपीट करो। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मिडिल टर्म वाले, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं। अभी ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2002 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रॉब्लम है, ठीक है, बराबर। अभी यही है, इसमें पूछा गया है मिडिल टर्म पूछा है, फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर ट्वाइस n, यह पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, आपको ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे n ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, इसलिए मैं जो एक्सपेंशन इंडेक्स है उसको कैपिटल N से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू है ट्वाइस n। ट्वाइस n क्या है आपका, ये ट्वाइस n आपका इवन नंबर है, बराबर, ठीक है, इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ एक्सपेंशन टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन, तो ये होगा ट्वाइस n + 1। अभी ट्वाइस n इवन नंबर है, +1 तो ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर है तो सिंगल मिडल टर्म होगा, सिंगल मिडल टर्म, सिंगल मिडल टर्म। और सिंगल मिडल टर्म क्या होगा आपका, अभी के प्रॉब्लम बताया मैं, n/2 + 1, ये आपका मिडल टर्म होगा, बराबर, ठीक है, हाँ ये मिडल टर्म। तो n का वैल्यू कितना है, ट्वाइस n, ट्वाइस n अपॉन 2 + 1, बराबर, 2 कैंसल, तो ये n + 1th टर्म, यह आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। फिर हमारा वो जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाना है, tr + 1 = NCR a टू द पावर, अभी मैं यहाँ पे कैपिटल N यूज़ करता हूँ क्योंकि एक्सपेंशन इंडेक्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, लेकिन स्मॉल n ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है, बराबर, n - r b टू द पावर r। बस अब ये आपको बाकी करना है, r + 1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी मिडिल टर्म, n + 1, तो ये r की वैल्यू हो जाएंगी आपकी n। बाकी आपको सामने इसको सॉल्व करना है। तो आपका जो मिडिल टर्म आएगा, मैं अभी आपको आंसर लिख के देखा हूँ, मिडिल टर्म आएगा आपका फैक्टोरियल ट्वाइस n इंटू x टू द पावर n फैक्टोरियल n स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ये आपका मिडिल टर्म हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मिडिल टर्म, प्रोसीजर वही फॉलो करना है, आपका आंसर आएगा। और जब आप खुद देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप सॉल्व करते हो तो टाइमिंग मत लिखो, लेकिन जब आप सेकंड अटेम्प्ट में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, टाइमिंग के साथ सॉल्व करो, कोशिश करो 2 मिनट में होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है तो फिर एक बार थर्ड टाइम सॉल्व करके देखो। चलो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है दैट इज़ अगेन केरला CET 2005, ठीक है, वही पूछा है आपका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/x टू द पावर 18। तो मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे, ये प्रॉब्लम भी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कोएफिशिएंट इंडेक्स, एक्सपेंशन इंडेक्स n = 18, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म 18 + 1 19, 19 ऑड नंबर है, तो सिंगल मिडल टर्म, सिंगल मिडल टर्म, सिंगल मिडल टर्म को क्या होगा आपका n/2 + 1, मतलब 18/2, 9 + 1 तो 10th, ठीक है, 10th मिडल टर्म होगा, बराबर, हाँ। तो ये r + 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 9। फर्स्ट टर्म आपका a x हो जाएगा, सेकंड टर्म b - 1/x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। tr + 1 का फार्मूला लगा के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इसमें मिडिल टर्म
तो इसमें जो मिडिल टर्म आपकी आएगी दैट इज़ T10th जो मिडिल टर्म आने वाली है उसका आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे -18C9, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, पहला प्रॉब्लम अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये प्रॉब्लम आप कर पाओगे। ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई हेजिटेशन नहीं है, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आपकी सभी डिफ़िकल्टी सॉल्व करूँगा। आप कहीं से भी हो, इंडिया अब्रॉड कहीं से भी आप हो, मैं आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करूँगा। आप व्हाट्सअप डाल सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, अब ये 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा वेराइटी वाला है, तो ये मैं आपको कर देता हूँ। ये है आपका MP 2001 का प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x ना हो, मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इन 2x² - 1/x टू द पावर 12। ठीक है, चलो देखो, अभी इसको एक्सपांड करना है और उसमें ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, बराबर। चलो, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म a की वैल्यू, इसमें मिडल टर्म वगैरह नहीं निकालना है, थोड़ा अलग है। a की फर्स्ट टर्म और b की वैल्यू -1/x और n एक्सपेंशन इंडेक्स दैट इज 12। तो जनरल टर्म हम क्या लिखते हैं? जनरल टर्म कैपिटल T लिखो, स्मॉल लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। TR+1 इज इक्वल टू, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जनरल टर्म। ठीक है, TR+1 इज इक्वल टू NCR a टू द पावर n - r b टू द पावर r। ठीक है, ओके। तो TR+1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना है? 12CR, ओके, a टू द पावर, a की वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू है 2x² टू द पावर n 12 - r। b का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू कितना है? -1/x टू द पावर r। ठीक है, बराबर। अभी हमें r का वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, बराबर। तो टर्म इंडिपेंडेंट कौन सा रहेगा वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें खुद पता चलेगा। कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म मतलब कांस्टेंट, जिसमें x नहीं होगा तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जितने भी कांस्टेंट है ना, सब हम बाहर निकाल लेंगे पहले। तो 12CR ये तो नंबर हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर लो। फिर 2 टू द पावर 12 - r, ये जो 2 है 2 टू द पावर 12 - r, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको भी बाहर ले लो। ठीक है, फिर क्या बचा हमारा? फिर बचा, उसको एक ब्रैकेट में डाल दो। x वाली टर्म कांस्टेंट नहीं होगी, x टू द पावर, ये 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, पता है ना, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 24 - 2r इंटू -1 टू द पावर r अपॉन x टू द पावर r। ठीक है, सो ये हो जाएगा TR+1 इज इक्वल टू 12CR 2 टू द पावर 12 - r इंटू -1 टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय। अब क्या बचा है? देखो, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब ये कोएफिशिएंट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² हम बोलते हैं तो 3 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। ठीक है, बराबर, जो कांस्टेंट होता है। और ये x² ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, बराबर। हाँ, तो हमें अभी फाइंड अ टर्म मतलब उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है। फाइंड अ टर्म मतलब उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, फाइंड द पोजीशन है एक्चुअली वो, फाइंड द पोजीशन ऑफ टर्म मतलब कौन से नंबर का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है।
वो टर्म भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं होगा, वो लंबा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो कर लो यहाँ पे सॉल्व। हाँ, अब ये कोएफिशिएंट्स हो गए। अब ये होगा आपका x टू द पावर 24 माइनस 2r, ये r ऊपर जाके ये बन गया भाई माइनस r। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई, अभी हमारा आंसर आ गया 12cr 2 टू द पावर 12 माइनस r, ठीक है, इंटू माइनस 1 टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 24 2r माइनस r, ये हो गया 3r। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला। सपोज हम इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई x नहीं होना चाहिए, तो x नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हुआ है, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज x टू द पावर 0 होना चाहिए। x टू द पावर यहाँ x टू द पावर 1 रहेगा तो वेरिएबल हो जाएगा, x टू द पावर 0 मतलब 1 होगा ना, तो ये टर्म आपकी 1 होनी चाहिए, मतलब x टू द पावर 0 होना चाहिए। अगर x टू द पावर 0 है तो इस अभी फिलहाल पावर क्या है 24 माइनस 3r, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट x टू द पावर 0 मतलब ये 0 होना चाहिए। अगर इसको हमने 0 लिया तो इसमें से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो r हो जाएगा आपका 8, r की वैल्यू 8। ठीक है, देयरफॉर ये जो टर्म है हमारे इंडिपेंडेंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा t r प्लस 1 इज इक्वल टू r की वैल्यू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। नाइन्थ नंबर की जो टर्म रहेगी, वो रहेगी हमारी इंडिपेंडेंट, ये होगी उसकी पोजीशन। ठीक है, अगर वो टर्म फाइंड आउट करना है, अगर फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं है, r की वैल्यू 8 डालो इक्वेशन 1 में, अगर पूछे तो। हाँ, यहाँ पे पूछा तो नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं आपको, r की वैल्यू 8 प्लस 1 हो गया 9। ठीक है, बराबर 12cr, r की वैल्यू 8, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर r की वैल्यू 8, 12 माइनस 8 मतलब ये हो गया 4, इंटू माइनस 1 टू द पावर r की वैल्यू 8, और ये x टू द पावर 0 है, तो ये पूरा हो जाएगा 1। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म आएगी वो होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक्चुअली आपका जो JEE के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसमें कैलकुलेशन बेस होता नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पूछा तो फिर ये इसको हम सॉल्व करके देते हैं आपको, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी शायद हमारे 10 मिनट या 15 मिनट हो चुके होंगे। ठीक है, हाँ, तो अब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम T9 इज इक्वल टू 12C8 को हम फार्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है, ये फार्मूला हम वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो T9 इज इक्वल टू ये होगा फिर 12C4, ठीक है, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मीन्स ये हो गया हमारा 16 माइनस 1 टू द पावर 8। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये हो गया T9 12C4 मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 16, ये सिंप्लीफाई करके ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लो, ये इसलिए पूछते नहीं क्योंकि क्या समय लगता है, इसलिए पूछते नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार देख लो। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और अभी आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।